नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, पीएम मोदी ने दी किसानों को बड़ी सौगात, लॉन्च की 1 लाख करोड़ की वित्त पोषण योजना। देश में कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ की वित्तीय सुविधाओं का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है, आज हल षष्ठी है, भगवान बलराम की जयंती है। सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर किसान साथियों को हल छठ की दाऊ जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, इस बेहद पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत की है और पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को खाते में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, कोविड-19 महामारी के दौरान यह योजना किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि बीते 1.5 साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। जमा की कुल राशि में से 22,000 करोड़ रुपए कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले ई नाम के जरिए टेक्नोलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही एक और बड़ी खबर है, आज पीएम मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाए 17,100 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष के तहत देश के लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ की मदद जारी की है। ये राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंची है। ये राशि पीएम किसान स्कीम के तहत दी जाने वाली मदद की दूसरी किस्त है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 1 लाख करोड़ की मदद प्रदान करने के अलावा नए कोष का शुभारंभ भी किया है। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि फंड की मदद से भंडारण की सुविधा बढ़ेगी, रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक देश एक मंडी तैयार करने के लिए 7 साल से जो काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। यहाँ पीएम मोदी ने पहली किसान रेल के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एयर कंडीशनड ट्रेन है, रेल पटरी पर दौड़ती कोल्ड स्टोरेज है, फसल की बर्बादी नहीं होगी। बिहार के छोटे छोटे किसान अब मुंबई पुणे से सीधे कनेक्ट हो सकेंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रेलवे ने यात्रियों को दी ये बड़ी खुशखबरी, कर दिया ऐसा जानकर खुश हो जाएंगे सभी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी का प्रभाव जिंदगी के हर पहलू पर पड़ रहा है, यहाँ तक कि धर्म और आस्था भी इसे अछूते नहीं रहे। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव हर परिवार की पारंपरिक पूजा है। इसके अलावा महाराष्ट्र का गणेश उत्सव पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, मगर सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए पूजा की जा सकेगी। राज्य आपदा प्रबंधन इकाई के निदेशक अभय यावलकर ने मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक को बताया कि 22 अगस्त से शुरू होने वाले 10 दिवसीय महोत्सव के लिए विशेष ट्रेनें निर्धारित की जा सकती हैं। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 22 अगस्त को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी मुख्य ट्रेन रेलवे अफसर ने बताया कि पश्चिम तथा कोंकण रेलवे के माध्यम से कोंकण क्षेत्र के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का लेकर मध्य रेलवे ने राज्य सरकारों को लेकर लिखकर तलब किया था। खबर के मुताबिक सेंट्रल रेलवे गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रति वर्ष स्पेशल ट्रेन चलाता है। बीते वर्ष सेंट्रल रेलवे ने कई गणपति स्पेशल ट्रेन चलाई थीं। इंडियन रेलवे गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। एक अफसर ने
सूचना दी है कि रेलवे आगामी गणेश चतुर्थी त्यौहार के मौके पर कोंकण क्षेत्र के लिए स्पेशल ट्रेन की ऐलान कर सकता है। 22 अगस्त से इनकी शुरुआत हो सकती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। स्कूल और कॉलेज खुलने की तारीख की हुई घोषणा, ये रहेंगी गाइडलाइन। 1 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज खोले जा सकते हैं। केंद्र सरकार 31 अगस्त तक इस संबंध में अपनी गाइडलाइन जारी कर देगी। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए मसौदे के अनुसार स्कूल शिफ्ट में लगेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई जारी है। हालांकि ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि स्कूल कब खुलेंगे। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि इस बारे में केंद्र सरकार फैसला लेगी या फिर राज्य सरकार तय करेंगी। फिलहाल केंद्र सरकार के मिले ताज़ा संकेत से ये पता चला है कि 1 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज खोले जा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि 1 सितंबर 2020 से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। केंद्र सरकार 31 अगस्त तक इस संबंध में अपनी गाइडलाइन जारी कर देगी। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला राज्य सरकार का ही होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती 10वीं और 12वीं की कक्षाओं से हो सकती है। पहले 15 दिन इन बच्चों को तय व्यवस्था के तहत स्कूल बुलाया जाएगा। व्यवस्था ये है कि यदि कक्षा 10 में 4 सेक्शन हैं तो सेक्शन ए और सेक्शन सी के आधे बच्चे निर्धारित दिनों में आएंगे और बचे हुए सेक्शन के आधे बच्चे आएंगे। स्कूल केवल 5 से 6 घंटे तक खुला रहेगा। इनमें से 2 या 3 घंटे तक ही बच्चों को क्लास में बैठना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे के अनुसार स्कूल शिफ्ट में लगेंगे। 8 से 11 और दूसरी 12 से 3 बजे तक की शिफ्टें रहेंगी। बीच में सैनिटाइजेशन के लिए 1 घंटे का ब्रेक रहेगा। स्कूलों से ये कहा जाएगा कि वे 33% टीचिंग स्टाफ के साथ ही काम करें। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जियो, एयरटेल या वोडाफोन, किसका इंटरनेट सबसे तेज है? रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। समय के साथ इंटरनेट बेहद ज़रूरी चीज़ बन गई है। साथ ही अब इंटरनेट की रफ्तार भी मायने रखती है। ग्राहक उस कंपनी की तरफ अधिक रुझान रखते हैं जो ज़्यादा डेटा के साथ तेज़ इंटरनेट भी देता है। प्रमुख तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में इसे लेकर मुकाबला भी रहता है। इंटरनेट स्पीड पर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एयरटेल, वोडाफोन और देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में किसका इंटरनेट सबसे तेज़ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने जुलाई 2020 के लिए इंटरनेट स्पीड पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में जियो सबसे आगे है। साथ ही एयरटेल और वोडाफोन की 4G डाउनलोड स्पीड भी पहले से बेहतर हुई है। जून के मुकाबले एयरटेल और वोडाफोन के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वहीं आइडिया की 4G डाउनलोड स्पीड घटी है। जियो की 4G डाउनलोड स्पीड में जून और जुलाई में एक जैसी रही, मगर ये सबसे बेहतर है। जियो की डाउनलोडिंग स्पीड 16.5 Mbps रही। जुलाई में वोडाफोन की 4G डाउनलोडिंग स्पीड में सुधार देखने को मिला है। जून में वोडाफोन की डाउनलोडिंग स्पीड 7.5 Mbps थी, जो जुलाई में बढ़कर लगभग 8.5 Mbps पर पहुंच गई है। वहीं एयरटेल की 4G डाउनलोड स्पीड 7.5 Mbps रही, जो जून में बढ़कर 8.2 Mbps दर्ज की गई थी। आइडिया की 4G डाउनलोडिंग स्पीड घटकर 7.9 Mbps रह गई है। इससे पिछले महीने आइडिया की 4G डाउनलोड स्पीड 8 Mbps दर्ज की गई थी। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है, मगर सभी टेलीकॉम कंपनियों की अपलोड स्पीड घटी है। तीनों टेलीकॉम कंपनियों की अपलोड स्पीड जून के मुकाबले जुलाई में घटी है। जून में एयरटेल की अपलोड स्पीड 3.5 Mbps थी, जो जुलाई में घटकर 3.3 Mbps रह गई है। वहीं आइडिया की अपलोड स्पीड जून में 6.2 Mbps थी, जो जुलाई में गिरकर 5.7 Mbps रह गई है। इसके साथ ही रिलायंस जियो की अपलोड स्पीड 0.1 Mbps का नकारात्मक बदलाव आया। जून में इसकी अपलोड स्पीड 3.4 Mbps थी, जो जुलाई में घटकर 3.3 Mbps रह गई। आखिर में बात वोडाफोन की करें तो जून में इसकी अपलोड रफ्तार 6.2 Mbps थी, जो जुलाई में गिरकर 6.1 Mbps रह गई है। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संकट के बीच मिजोरम सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थितियों में
मामूली सुधार के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की अवधि को रोक दिया है। शुक्रवार को सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि जून से अगस्त तक की अवधि के लिए वेतन कटौती का फैसला अब जुलाई तक ही मान्य रहेगा, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती जुलाई तक प्रभावी रहेगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि अब कर्मचारियों को अगस्त माह से पूरी सैलरी मिलेगी। इसमें कहा गया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ खाता रखने वाले कर्मचारी अपने जीपीएफ खाते में आस्थगित वेतन प्राप्त कर सकते हैं या कैश के जरिए जीपीएफ खाते में क्रेडिट विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए जून और जुलाई के महीनों के लिए स्थगित वेतन का पुनर्भुगतान अगस्त के वेतन के भुगतान के साथ एक किस्त में किया जाएगा। कोरोना संकट महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जून में फैसला लिया गया था कि ग्रुप ए के कर्मचारियों के वेतन में 15%, ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए 10%, जबकि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के वेतन में 5% की अस्थायी कटौती की जाएगी। इन कर्मचारियों को भी राहत मिली है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के 2800 कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया गया है। इन कर्मचारियों का वेतन जम्मू कश्मीर कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया है। दरअसल एंटी करप्शन श्रीनगर की ट्रायल कोर्ट द्वारा इन बैंक कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए थे। मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर है, मोदी सरकार जल्द देने वाली है बड़ा तोहफा। टैक्स देने वाले मिडिल क्लास को नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बयान दिया है। एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा है कि टैक्स पेयर्स राष्ट्र निर्माता हैं और सरकार उनके लिए एक चार्टर ऑफ राइट्स लेकर आएगी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि दुनिया में कुछ ही देश हैं जहां टैक्स पेयर्स के लिए चार्टर ऑफ राइट्स हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस चार्टर ऑफ राइट्स में टैक्स पेयर के दायित्व और अधिकारों का उल्लेख होगा। हम टैक्स पेयर के हितों को ध्यान में रखकर ये प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि बजट में टैक्स पेयर चार्टर की घोषणा की गई थी। इसे सांविधिक दर्जा मिलने की उम्मीद है और ये नागरिकों को आयकर विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से सेवा सुनिश्चित कराएगा। इसमें टैक्स पेयर को कुछ नए अधिकार भी मिल सकते हैं। हालांकि निर्मला सीतारमण ने इस चार्टर ऑफ राइट्स के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स पेयर के लिए टैक्स प्रक्रिया को हम लगातार सरल और आसान बना रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने अधिकारियों के आमना सामना किए बिना आकलन जांच में कमी और पहले से भरे टैक्स फॉर्म समेत अन्य उपाय किए हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। खुल रहे हैं स्कूल कॉलेज, सरकार ने बनाई योजना, जारी होगी नई गाइडलाइन। देश में कोरोना महामारी के हावी हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को अभी तक नहीं खोला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब स्कूलों को खोला जाएगा। खुल रहे हैं कॉलेज, स्कूल। देश में कोरोना महामारी के हावी हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को अभी तक नहीं खोला गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार स्कूलों को सितंबर से खोलने का प्लान बना रही है। ऐसे में केंद्र सरकार सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है, जिसके चलते पहले 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। फिर उसके बाद 6ठी से 9वीं के स्कूलों को खोलने का प्लान है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सरकार के इस प्लान के अनुसार पहले फेज में 10वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। अगर स्कूल में 4 सेक्शन होंगे तो एक दिन में केवल 2 सेक्शन में पढ़ाई होगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा स्कूलों के समय को कम कर दिया जाएगा। सरकार के प्लान के अनुसार स्कूल टाइमिंग को 5 से 6 घंटे से घटाकर 2 से 3 घंटे करने पर विचार चल रहा है। ऐसे में कक्षाएं शिफ्ट में करवाई जाएंगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जल्द बदलेगा मोबाइल सिम से जुड़ा ये बड़ा नियम, आसान हो जाएगा ग्राहकों का काम। जल्द घर से ही हो जाएगा सिम कार्ड का वेरिफिकेशन। जल्दी ही मोबाइल ग्राहकों को नया सिम पाने या अपना सिम कार्ड बदलने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के आउटलेट नहीं जाना होगा। दूरसंचार विभाग ग्राहक के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को घर बैठे करने की मंजूरी दे सकता है। दूरसंचार विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्दी ही फाइनल गाइडलाइन जारी हो सकती है। अब घर बैठे ग्राहक का वेरिफिकेशन होगा और सिम कार्ड घर पर डिलीवर होगा। ग्राहकों को सिम कार्ड ग्राहक वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पेपर देने होंगे। दस्तावेज मिलते ही सिम कार्ड
डिलीवर हो जाएगा। ग्राहक को नंबर एक्टिवेट करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए अब ऐप से फ़ोटो भी खींच कर देनी होगी। दूसरे मोबाइल नंबर पर OTP से वेरिफिकेशन होगा। पिछले महीने हुआ है नए नियम का ऐलान। सिम कार्ड वेरिफिकेशन में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग में बल्क बायर और कंपनियों के लिए ग्राहक वेरिफिकेशन नियम कड़े कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी और हर 6 महीने में कंपनी का वेरिफिकेशन करना होगा। कंपनियों के नाम पर सिम कार्ड का फ्रॉड बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जियो, एयरटेल, वोडाफोन के इन किफ़ायती प्लान्स में रोज़ मिल रहा है इतना डाटा। व्यापार जगत में अगर आप भी कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग तो रखिए इन बातों का ध्यान, वरना हो सकता है भारी नुकसान। अगर आप एक किफ़ायती प्रीपेड प्लान खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको यहाँ जियो, एयरटेल और वोडाफोन के कुछ सस्ते प्लान्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकते हैं। जियो का 199 रुपये वाला प्लान इस प्रकार है। जियो के 199 रुपये वाला प्लान में यूजर्स को हर दिन 1.5 GB डाटा ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड, जबकि नॉन जियो नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 1000 मिनट दिए जा रहे हैं। इस प्लान के तहत यूजर्स 100 SMS फ्री भेज सकते हैं। यही नहीं, आप कंपनी इस प्लान में जियो ऐप्स का भी फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे रही है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन की है। एयरटेल का 199 रुपये वाला प्लान। एयरटेल के 199 रुपये वाले इस प्लान में रोज़ाना 1 GB डेटा मिल रहा है। इसके अलावा लोकल, STD और रोमिंग कॉल, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई FUP लिमिट नहीं है। साथ ही साथ यूजर्स हर दिन 100 मैसेज भी फ्री भेज सकते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिन रखी गई है। साथ ही वोडाफोन का 199 रुपये वाला प्लान में रोज़ाना 1 GB डेटा मिल रहा है। इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए अनलिमिटेड मिनट्स दिए जा रहे हैं। वहीं लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स पर पूरी तरह फ्री हैं। इस प्लान में आप हर दिन 100 SMS भी भेज सकते हैं। साथ ही साथ इस पैक में कंपनी वोडाफोन प्ले और G5 का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री दे रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब घर बैठे आप बना सकते हैं खुद का राशन कार्ड स्मार्टफोन की सहायता से। देश में वन नेशन वन कार्ड नीति लागू होने के साथ ही राशन कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज बन गया है। राशन कार्ड का उपयोग न केवल सस्ते खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है। किसी भी राज्य के व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और वन नेशन वन कार्ड नीति की घोषणा के बाद सस्ते राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर पर अपने स्मार्टफोन की मदद से ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन करके राशन कार्ड बनवा सकते हैं। सभी राज्यों ने इसके लिए अपनी वेबसाइट बनाई है। आप उस राज्य की वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें आप निवास करते हैं। राशन कार्ड बनाने वाला व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के नाम से राशन कार्ड जारी किया जाना है उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम माता पिता के राशन कार्ड में शामिल होने चाहिए। एक परिवार में राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर होता है। जिस व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में शामिल है उसका परिवार के मुखिया के साथ निकट संबंध होना चाहिए। परिवार के सदस्य का नाम उससे पहले किसी अन्य राशन कार्ड में शामिल नहीं होना चाहिए। घर पर राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें जान लीजिए स्टेप बाय स्टेप। राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की वेबसाइट पर जाएं, फिर राशन कार्ड लिंक के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग राशन कार्ड बनाने के लिए पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। राशन कार्ड के लिए आवेदन का शुल्क 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक है। आवेदन करने के बाद शुल्क का भुगतान करें और आवेदन जमा करें। फील्ड सत्यापन के बाद यदि आपका आवेदन सही है तो आपका राशन कार्ड तैयार हो जाएगा। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, साथ ही पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आय प्रमाण पत्र के पते का प्रमाण, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक का उपयोग करता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की
आखिरी और बड़ी खबर की ओर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, इतने प्रतिशत बढ़ सकता है डीए यानी महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए एक जरूरी सूचना है। महंगाई भत्ते को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। इसका भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के लिए महंगाई भत्ता के आंकड़े जारी हो चुके हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक यानी ACPI में वर्ष 2020 के माह जनवरी से लेकर जून के बीच 2 पॉइंट से 3 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसका सीधा अर्थ ये जाता है कि जब भी डीए महंगाई भत्ता बढ़ता है तब उसकी बढ़ोतरी का 3% हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ भी जुलाई 2021 के बाद ही मिल सकेगा। कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसी साल केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीए को फ्रीज करके रखा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जो जी बिजनेस डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वह AICPI के पॉइंट्स के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी साल जनवरी में AICPI इंडेक्स 320 पॉइंट पर था, जो कि जून में 2 पॉइंट बढ़कर 332 हो गया है। यानी इसके अनुसार वह संभावना है कि डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। 1 जुलाई 2031 तक के लिए फ्रीज है डीए। सरकार ने इस अवधि को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के लिए किसी भी प्रकार के एरियर के भुगतान से भी इनकार किया है। यानी जो ही फैसला होगा वह जुलाई 2021 में ही होगा। उस समय डीए और डीआर को लेकर लिए जाने वाले निर्णय को बारी बारी से ही लागू किया जाएगा। इस निर्णय से सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सिटीजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भी महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिवाइज किया गया था और उसके अनुसार उसे जारी करके लागू किया गया था। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।